थेरीज ऑफ आर्ट डिस्कस कर रहे थे, और थेरीज ऑफ आर्ट में के बाद आर्ट क्रिटिसिज्म की बात हुई थी कि आर्ट क्रिटिसिज्म जो है वो आर्ट की एप्रिसिएशन से डील करता है, और आर्ट क्रिटिसिज्म में जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया है वो है एंटी इंटेंशनलिज्म। एंटी इंटेंशनलिज्म का फोकस ये है कि आप किसी पीस ऑफ आर्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करें, और अगर वो लिटरेरी वर्क है तो उसकी क्लोज रीडिंग करें, और उसके बाद जो है वो ये जानने की कोशिश करें कि ये पीस ऑफ आर्ट क्या कहता है, बजाय इसके कि इसमें आथर की इंटेंशन क्या थी या आर्टिस्ट की इंटेंशन क्या थी। तो इंटेंशन को छोड़ के खुद पीस ऑफ आर्ट पे फोकस करना, ये एंटी इंटेंशनलिज्म है। तो इस एंटी इंटेंशनलिज्म के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया गया कि एक तो इसमें इंटेंशन को जो है वो उसको एक मिस्टेकन व्यू ले लिया गया, और वो समझा जा गया है कि इंटेंशन जो है वो सिर्फ बिगिनिंग में होती है, प्रोसेस में नहीं होती, जबकि इंटेंशन जो है बिगिनिंग के साथ साथ प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहती है। तो किस तरह से आप इंटेंशन को किसी वर्क से सेपरेट कर सकते हैं, ये पहला ऑब्जेक्शन था। दूसरा ये था कि इंटेंशन जो है वो किस तरह से आप माइनस करते हैं, जबकि टोन जो है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसमें कौन सी टोन जो है वो लिटरल है और कौन सी आयरोनिकल है, इसको डिस्टिंग्विश करना, इसमें फ़र्क करना ज़रूरी है। तो तीसरा ये था कि एंटी इंटेंशनलिज्म जो है वो आर्ट को बहुत ही महदूद कर देती है, और उसका बहुत नैरो व्यू जो है वो पेश करती है। तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब आर्ट क्रिटिसिज्म के कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे कि परफॉर्मेंस, इंटरप्रिटेशन और ऑथेंटिसिटी, इनकी जो है वो बात कर रहे हैं। खास तौर पर कुछ आर्ट ऐसे हैं जिन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा जाता है, जिसमें थिएटर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो थिएटर में भी ओपेरा है, फिर इसके साथ साथ जो है वो म्यूजिक को भी ले सकते हैं, डांस है। तो ये सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। इसी तरह क्या एक्चुअल टेक्स्ट और जब इसको परफॉर्म किया गया था तो क्या इसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है? अगर वो डिफरेंस आ जाता है तो फिर कैसे उसको जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं? तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हैं इसमें कह लें कि एक आथर है, जैसे ड्रामे में एक प्ले राइट या ड्रामाटिस्ट है, और एक उसका परफॉर्मर या एक्टर है। उसके अलावा भी कुछ जो है वो फिगर्स होती हैं, जैसे डायरेक्टर होता है या प्रोड्यूसर होता है ड्रामे में, या मैनेजर है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो परफॉर्मर यानी एक्टर है, और ऑथर है जिसने उसको लिखा। तो इनमें से किसकी इंटेंशन पे फोकस करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आर्ट क्रिटिसिज्म में इन तीन पॉइंट पर यानी परफॉर्मेंस पर, इंटरप्रिटेशन पर और ऑथेंटिसिटी पर एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि कौन सी परफॉर्मेंस किसी टेक्स्ट की, वो वर्ड यूज किया जाता है ऑनेस्ट, कौन सी परफॉर्मेंस किसी टेक्स्ट की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस है, यानी जो ऑथर की इंटेंशन थी वही जो है वो परफॉर्मेंस में नजर आई है। जबकि दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि जो परफॉर्मेंस हैं वो उसको परसीव करते हैं, तो परसीव करने के प्रोसेस में सम टाइम वो उसको इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए एक ही टेक्स्ट की मल्टीपल परफॉर्मेंस जो है वो होती है। म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट के चेंज होने से भी एक बड़ी जो है वो वेरिएशन आ जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट
मतलब अगर परफॉर्मर जो है वो ट्रेडिशन को फॉलो भी करना चाहता है लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है, तो वो किस तरह से उसको जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल अथेंटिसिटी एक क्वेश्चन है कि उसे परफॉर्मेंस में कैसे रिटेन किया जाए। तो इसमें जो पहली बात समझ में आती है कि अगर किसी ज़माने में जो इंस्ट्रूमेंट था वो इतना अच्छा नहीं था, या उस इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशंस थी, और उन लिमिटेशंस की वजह से वो जो पीस ऑफ आर्ट था वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो सका। तो अब जबकि इंस्ट्रूमेंट बेहतर अवेलेबल हैं, तो उसकी बेटर परफॉर्मेंस तो आपने बना ली बेहतर इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो इसमें से किसको ऑथेंटिक माना जाए? जो बेस्ट वन है, बेहतरीन है, या उसको जो जो है वो पहले की गई थी? और पहले में भी सवाल फिर ये उठता है कि अगर आपने पहली पब्लिक परफॉर्मेंस को ऑथेंटिक मान लिया है, तो फिर उसकी रिहर्सल को क्यों नहीं मानना, जबकि रिहर्सल भी तो परफॉर्मेंस ही थी, और उससे जो है ये परफॉर्मेंस जो है वो सामने आई है। यहाँ जर्मन म्यूजिशियन बाख की एग्जांपल्स दी गई हैं कि किस तरह उसकी परफॉर्मेंस को अथेंटिसाइज करने के लिए उसके ही ज़माने में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट को लेकर जो है वो परफॉर्मेंस करने की कोशिश की जाती है, ताकि की गई ताकि अथेंटिक परफॉर्मेंस को जो है वो रिकॉर्ड कर सके। इसमें जो क्रिटिसिज्म है कि हिस्टोरिकल अथेंटिसिटी हासिल करते हुए क्या हम रियल में ऐसा कर पाते हैं, ये जस्ट एक इमेजिनरी थॉट है। इसलिए पहला जो पार्ट है वो पहला जो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है वो है टाइम ट्रेवल फैंटेसी। इसका आर्गुमेंट ये है कि अथेंटिक परफॉर्मेंस मूवमेंट is just a fantasy, and a historically authentic performance can never be achieved. वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक बेकार सी ख्वाहिश है कि उस जमाने में वापस जाया जाए और उसी तरह ओरिजिनल साउंड को सुनने की कोशिश किया जाए, जबकि जो टाइम गुजर चुका, जो ओरिजिनलिटी थी वो खत्म हो चुकी। अब आप उसको दोबारा उस तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसका एक रेप्लिका या उसकी एक कॉपी जो है वो ही कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि जो इस क्वेस्ट को ऑथेंटिसाइड करने की बजाय एक एक्सपेरिमेंट की तरह जो है वो ट्रीट किया है। और एक्सपेरिमेंट तो किसी तरह से भी हो सकते हैं, उसको फिर ये लेबल देने की कि ये हिस्टोरिकली ऑथेंटिक परफॉर्मेंस है, क्या जरूरत। दूसरा इस पे जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी की जो तहरीक है, जो मूवमेंट है, ये ऑथेंटिक परफॉर्मेंस का एक नैरो माइंडेड या सिंपलिस्ट व्यू जो है वो पेश करती। और इस के वो सिर्फ एक कह लें कि जो चीज़ है कि हाउ इट वाज प्लेड फर्स्ट, जो म्यूजिकल ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट था वो किस तरह से प्ले किया गया और उससे कैसी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस की गई, इसके ऊपर तो वो फोकस करती है, ये उसका सोल फोकस है।
लेकिन जो अदर रेलिवेंट आर्टिस्टिक कंसिडरेशंस थी, यानी उस आर्टिस्ट की बैकग्राउंड जिसे आप दोबारा से रीमेक नहीं कर सकते, उस वक्त की ऑडियंस की सेंसिबिलिटी जो कि अब बाकी नहीं है, नई ऑडियंस है, उनकी नई सेंसिबिलिटीज है, उनको कैसे आप किसी कैसे लैब के फार्मूले के तहत जो है वो दोबारा वापस ला सकते। इसी तरह अ, जो कल्चरल इम्पैक्ट है या सोशल मिलियू है किसी परफॉर्मेंस का, वो ऑथेंटिक परफॉर्मेंस की कोशिश में भी कामयाब नहीं हो सकता। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पे अगर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए तो इससे स्पिरिट ऑफ द म्यूजिक कैन बी डैमेज्ड। जबकि जो फर्स्ट प्रोड्यूसर था किसी साउंड का, उसका फोकस एक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन और अथेंटिक इंटरप्रिटेशन के लिए चूंकि कोशिश की जा रही है कि उसके ज़माने में वापस जाया जाए, तो ये उसको जो है वो डैमेज कर सकता है, जो रियल स्पिरिट ऑफ द म्यूजिक। इंटरप्रिटेशन जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट की भी होती हैं, आर्टिस्टिक वर्क्स की भी होती हैं, म्यूजिक की भी, थिएटर की भी, और इन्हीं से जो है मल्टीपल परफॉर्मेंस भी जनरेट होती हैं। और इसमें समझा जाता है कि जिसने ये आइडिया कंसीव किया कि एक क्लासिक वर्क को, क्लासिक पीस ऑफ आर्ट को जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ रिलेट करे, तो उसमें उसके कंसर्न जो हैं वो क्या हो। तो जाहिर है कि वो बजाय ये कहने के कि उस जमाने के आथर ने क्या कहा था, अगर वो उसी को रिपीट करता है तो उसको रिलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर रिलेट करने की कोशिश करता है तो उसे आर्टिस्ट की इंटेंशंस को जो है वो सेकेंडरी मानना पड़ेगा। परफॉर्मेंस के अलावा अब एक जो कॉन्सेप्ट है वो है कि रियल कॉपी या जेन्युइन पीस ऑफ वर्क एंड कॉपीड पीस ऑफ वर्क। इसमें यह कि वेदर एन ओरिजिनल पेंटिंग इज ऑफ एनी ग्रेटर आर्टिस्टिक वैल्यू देन अ परफेक्ट फोर्जरी। अगर कोई नकल बनाई गई है और नकल भी असल जैसी ही लगती है, तो फिर असल को वो वैल्यू जो है वो क्यों दी जाए। बाकी ये फोर्जरीज या कॉपी जो हैं वो आ, हर पीस ऑफ वर्क की हो सकती है, स्कल्पचर हो सकते हैं, प्रिंट हो सकते हैं, फोटोग्राफ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एग्जांपल थी वो पेंटिंग की दी गई है। अब इसमें फोर्जरी को पहले जो है वो फोर्जरी का चूंकि जाली मतलब होता है नकली, तो फोर्जरी जो है वो किस तरह से आती है सामने। एक तो ये है कि एक मास्टरपीस है और हर कोई जानता है कि ये किसने बनाया है। जैसे मोनालिसा का पोर्ट्रेट है, तो उसकी पेंटिंग जो है वो किसी ने दोबारा कॉपी करके, और ये या
तो ये क्लेम किया कि उसकी अपनी है, तो ये भी फोर्जरी है। और दूसरा ये है कि उसने क्लेम तो नहीं किया कि उसकी है, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग को वो एक्चुअल पेंटर से जो है वो एट्रीब्यूट कर। तो और ज़ाहिर है कि लोग जो हैं उस पेंटिंग को सिर्फ इस वजह से खरीदते हैं कि ये फला आर्टिस्ट का वर्क है। अगर उनको पता चले ये इसकी कॉपी है, ये एक जो है वो मौजूदा दौर के एक आर्टिस्ट ने बनाई है, तो वो उसको प्रेफर नहीं करें। तो इस तरह से एक तो ये वाली जो फोर्जरी है, मतलब कि जिसमें लोगों से पैसे कमाए जाते हैं और उनको ये धोखा दिया जाता है कि ये मैंने बनाया, सॉरी, ये उसी आर्टिस्ट का है जिसको लोग जो है वो वैल्यू करते हैं। दूसरा ये है कि उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लिया गया, कहा गया है कि ये मैंने ही इसको इमिटेट की। पेंटिंग में तो इमिटेशन को अच्छा नहीं समझते, उस वजह से कि अ, या बाकी वर्क ऑफ आर्ट में भी अगर तो वो डिटो कॉपी है तो उसका क्या फ़ायदा है। अगर वो चेंज हो गया तो वो एक्चुअल नहीं रहा, चाहे पार्ट्स में ही चेंज हो जाए, इफेक्ट्स चेंज हो जाए। फिर ये है कि अगर नया सब्जेक्ट है तो फिर उसके ऊपर वो टाइटल लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन राइटिंग स्टाइल्स में एक राइटर को इमिटेट किया जाता है। यानी बहुत सारे जो जूनियर राइटर्स होते हैं या नोविस होते हैं, किसी फील्ड में नए-नए आते हैं, तो वो किसी बड़े राइटर को जो है वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें कॉपी करते वक़्त वो उसके वर्ड्स को तो नहीं कॉपी करते, ना उसके जो है वो क्या उसे कहते हैं कि अगर उसका नॉवल है या शॉर्ट स्टोरी है या प्ले है, उसको तो नहीं कॉपी करते, बल्कि उसके स्टाइल को बेसिकली वो कॉपी करके अपना एक वर्क जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये वाली जो फ़ोर्जरी है, इसे इमिटेशन समझा जाता है और इसको जो है वो फ़ोर्जरी में की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। अब ओरिजिनल और फेक की डिबेट में जो एक पॉइंट आता है, वो प्राइस ऑफ ओरिजिनल वर्क एंड प्राइस ऑफ कॉपीड वर्क्स। तो क्या इसमें जो आर्ट होता है वो तबाह हो जाता है, बेकार हो जाता है, या उसमें सिर्फ एक स्नोबरी है और उसमें जो है वो प्राइस के इश्यू जो है वो इन्वॉल्व। इसमें एक टर्म यूज की जाती है, सोथबाइज इफेक्ट। और जब कोई पेंटिंग वगैरह जो है उसकी ऑक्शन हो जाती है, नीलामी हो जाती है, वो सेल हो जाती है, तो समझा जाता है कि ये अब जो है वो सेल हो गई है। तो अ, अब अगर इसकी जो है वो कॉपी बनाई जाएगी तो वो फेक समझी जाएगी। और अगर उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं तो क्या हर कॉपी ओरिजिनल की तरह सेल होगी? इसका आंसर है कि नहीं। फिर ये कि मीडियम का भी होता है कि क्या उस मीडियम से ही बनाई जाए तो क्या अगर उस मीडियम से बनाई जाएगी तो क्या वो ओरिजिनल होगी, और अगर किसी और मीडियम से बनाई गई है तो वो कॉपी होगी। ये भी एक इसमें पॉइंट जो है वो होता है। इसमें आर्ट कलेक्टर्स हैं, और आर्ट कलेक्टर जो हैं वो कॉपीज को रिजेक्ट करते हैं, नकल को नहीं मानते और असल पे जोर देते हैं।
और उनका ये होता है कि हमने ये फलां पीस ऑफ आर्ट जो है ओरिजिनल जो है वो कहीं से लिया था, खरीदा था, और ओरिजिनल जो है उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू जो है वो ज़ाहिर है कि ज़्यादा होती है। लेकिन फिर ये एक अरिस्टोक्रेसी के साथ ही अ, हो जाता है, ख़ास हो जाता है कि वही जो है वो एक पीस ऑफ आर्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट ज़ाहिर करने में मनी इन्वॉल्व है। तो जब पैसा खर्चेंगे तो ले लेंगे, अगर पैसा ही नहीं खर्च सकते तो कैसे जो है वो लेंगे। बाकी ये तो है कि हर दौलतमंद तो नहीं कलेक्टर बनता, ना ही उसे शौक होता है, और सिर्फ वही है जिसको आर्ट की एक सेंस है, उससे उसको मोहब्बत है और उसकी तरफ उसका झुकाव है, और वो अपनी दौलत को इस तरह खर्च करके ऐसा करने की कोशिश करता है। जो रिलीजियस आर्ट है उनमें खासतौर पर देखा जाता है कि ये ओरिजिनल है, और फिर आगे जो है वो कहते हैं कि वहां से उसके रेप्लिका या कॉपी जो है वो बनाए जाते हैं, और कॉपी की जो है वो ओरिजिनल की तरह वर्थ नहीं है।